आज का हमारा पहला टॉपिक है नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखते हैं क्या है नंबर ऑफ फंक्शंस। सपोज x एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 अप टू xn, दैट इज़ n एलिमेंट्स। x एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली y एक सेट है जिसमें y1, y2, y3 से लेकर yr तक एलिमेंट्स हैं। मतलब y में कितने एलिमेंट्स हैं? r एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो x गोज़ टू y का अगर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, x गोज़ टू y जिसमें कि x सेट मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन का सेट, और y सेट मेरा क्या हो जाएगा? को डोमेन का सेट। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कैसा बनेगा? x गोज़ टू कैपिटल Y। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन ये है, समझ में आया? x एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, y एक सेट है जिसमें r एलिमेंट्स हैं। x मेरा डोमेन का सेट ले लिया मैंने, y मेरा को डोमेन का सेट ले लिया मैंने। ठीक है, तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया x टू y। ठीक है, ये जो फंक्शन डिफाइन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो मेरे उस सेट से बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मतलब x1, x2 अप टू xn और y1, y2, y3 अप टू yr। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे फंक्शंस कैसे बनेंगे? फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करके कि सारे एलिमेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? सारे एलिमेंट्स x के क्या होने चाहिए? मैप होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है? एक x से एक ही y मैप होना चाहिए। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं? r की पावर n फंक्शंस बना सकते हैं। टोटल कितने फंक्शन बना सकते हैं? r की पावर n फंक्शंस बना सकते हैं। समझ में आया? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। समझ में आ रहा है? मतलब अगर को डोमेन में हमारे 6 एलिमेंट्स हैं और डोमेन में हमारे डोमेन में 6 एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं? 4 की पावर 6। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन जो कि है 4 टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन जो कि है 6। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं आपको फॉर्मूले अभी सबके बताऊँगा। टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनके फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि इसके डेरिवेशन से हमको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम डेरिवेशन क्यों मतलब सीखते हैं? ताकि जो डेरिवेशन की स्टेप्स है उससे हमको क्वेश्चन में कोई हेल्प मिले, लेकिन यहाँ पे हमको कोई हेल्प नहीं मिलेगा इसके डेरिवेशन से। जैसे कि आपने फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का भी याद किया हुआ है, किया है ना आपने याद? क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आपने बाकी भी कॉस ए प्लस बी का भी किया होगा, कॉस ए माइनस बी का भी किया होगा, एंड सो ऑन। पर आपने इसका डेरिवेशन, मान लो आपको इसका डेरिवेशन भी आता है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि साइन ए प्लस बी के डेरिवेशन से फॉर्मूला एप्लीकेशन में कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। मतलब अगर हमें फॉर्मूला याद है तभी हमारा फ़ायदा होगा, हमें डेरिवेशन याद है तो हमें कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूँगा, ये भी वैसे ही है जो ये टॉपिक है अपना, इसके डेरिवेशन से हमको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूँगा फॉर्मूले ही याद रख लो, वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने का। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं अगर एक्स सेट में n एलिमेंट्स हैं, मतलब डोमेन में n एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में r एलिमेंट्स हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, r टू द पावर n। समझ में आया? उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ 1 to n फंक्शंस कितने बन सकते हैं, RCn इंटू n फैक्टोरियल, जब r क्या होगा, n से बड़ा या बराबर होगा, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हमारे कितने 1 to n फंक्शन बनेंगे, RCn इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। और जब r n से छोटा होगा तो टोटल नंबर ऑफ 1 to n फंक्शन कितने बनेंगे, 0। देखो r n से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि r मतलब कोडोमेन में एलिमेंट्स और n मतलब डोमेन में एलिमेंट्स। तो अगर r, सपोज करते हैं कि r n का वैल्यू 6 ले लेते हैं, r का वैल्यू 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x4, x5 और x6 6 एलिमेंट्स होंगे और r में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जब r n से छोटा है, r है 4, n है 6, तो क्या 1 to 1 फंक्शंस बन सकते हैं क्या? अरे नहीं बन सकते ना, क्योंकि अगर एक x एक y से ही मैप होना है तो ये 2 x तो रह जाएंगे ना, तो वो फंक्शन ही नहीं होंगे। इसीलिए जब r n से छोटा होगा ना तो 0 फंक्शंस या 0 1 to 1 फंक्शंस बनेंगे। फंक्शंस बन सकते हैं, मतलब फंक्शन तो ये भी एक फंक्शन है, पर ये क्या हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। 1 to 1 फंक्शन r लेस देन n में नहीं बन सकते, मतलब जब कोडोमेन में कम एलिमेंट्स होंगे डोमेन के कंपैरिजन में तो 1 to 1 फंक्शंस बन ही नहीं सकते ना। 1 to 1 फंक्शंस कब बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो या बड़े हों। समझ में आया? ये तो ऑब्वियस लॉजिक हो गया, जैसे बराबर होंगे तो 1 to 1 फंक्शंस बन जाएंगे, y1, y2, y3 और y4, ठीक है। तो जैसे ये बन जाएंगे ना, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट है, पर अगर इसमें 4 से कम एलिमेंट हुए, अगर 3 ही एलिमेंट हुए तो कोई एक ना एक तो खाली रह ही जाएगा ना 1 to 1 बनने के लिए, क्योंकि एक यूनिक x में यूनिक y नहीं मिलेगा। तो इसीलिए r लेस देन n में 0 बनेंगे, बाकी r ग्रेटर देन इक्वल टू n में इतने बनेंगे, ठीक है। समझ में आया 1 to 1 फंक्शंस। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शंस देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शंस 1 to 1 नहीं होते, जो फंक्शंस 1 to 1 नहीं होते वो क्या होते हैं, मैनी टू 1 होते हैं, बताया ना। तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे कितने बन सकते हैं, r की पावर n बन सकते हैं। उसमें से अगर मैं 1 to 1 फंक्शंस को माइनस कर दूंगा तो मेरे मैनी टू 1 फंक्शंस ही बचेंगे ना, क्योंकि या तो फंक्शन 1 to 1 होगा या तो फंक्शन मैनी टू 1 होगा, इन दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये हैं, r की पावर n, यही है ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये देखो उसमें से मैं अगर 1 to 1 फंक्शंस माइनस कर दूंगा 1 to 1 फंक्शंस कितने हैं, RCn इंटू एन फैक्टोरियल, RCn इंटू एन फैक्टोरियल, तो मेरे को क्या मिलेंगे, मैनी टू 1 फंक्शंस मिल जाएंगे। देखो वही किया हुआ है यहाँ पे, टोटल फंक्शंस में से 1 to 1 फंक्शंस क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसको क्या मिल गया, मैनी टू 1 फंक्शंस मिल गए। यहाँ पे भी देखो 1 to 1 फंक्शंस 0 हैं तो टोटल में से 0 माइनस कर दिया तो मैनी टू 1 फंक्शंस मिल गए, क्योंकि टोटल फंक्शंस में 1 to 1 प्लस मैनी टू 1 फंक्शंस यही होगा ना, क्योंकि या तो फंक्शन 1 to 1 होगा या मैनी टू 1 होगा। तो 1 to 1 प्लस मैनी टू 1 मिला के टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। हमें मैनी टू 1 चाहिए तो टोटल में से 1 to 1 माइनस कर दिया तो मैनी टू 1 फंक्शंस बचा, ठीक है। दोनों केस में ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद करना आसान हो जाए, ठीक है।
आप ऐसे ही एकदम आँख बंद करके मत रटो उसको, मैं जितना समझा रहा हूँ थोड़ा समझ लो तो याद करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने रिलेशन देखा ही, टोटल में से ये माइनस कर दिया तो मैनी टू वन आ गया, तो मैनी टू वन का याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर 1 to 1 और टोटल फंक्शंस का याद है तो, ठीक है। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, आर बनेंगे। अगर x1 x2 x3 अप टू यहाँ पे xn तक है और y1 y2 y3 y4 अप टू yr तक है, तो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने बन सकते हैं, आर बन सकते हैं, जो कि जितने डोमेन में कोडोमेन में एलिमेंट होंगे उतने, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन y1 हो सकता है, एफ ऑफ एक्स एक दूसरा कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, y2 हो सकता है, एफ ऑफ एक्स एक दूसरा कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, y3 हो सकता है। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स कितने फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आर तक हो सकता है ना, तो एक काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 अप टू आर, तो कितने हो जाएंगे, आर फंक्शंस हो जाएंगे। मतलब कांस्टेंट फंक्शन अगर हमें बनाने हैं तो आर फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है, आर की पावर एन माइनस RC1 R माइनस 1 की पावर n प्लस, देखो ये माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता जाएगा और ये सीरीज़ एक्सपेंड होगी। कब? जब r क्या है, लेस देन n है, तो इतने हमारे बनेंगे ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। जब r इक्वल टू n होगा तो ऑन टू फंक्शंस बनेंगे r फैक्टोरियल, और जब r ग्रेटर देन n होगा तो हमारे ऑन टू फंक्शंस बनेंगे 0। जब r ग्रेटर देन n होगा तो हमारे ऑन टू फंक्शंस बनेंगे 0, ठीक है। अब देखो r ग्रेटर देन n अगर समझना भी है ना आपको, तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लो, x1 x2, चलो r की जगह पे हम 7 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 ले लो और n की जगह पे 3 ले लो, ठीक है। तो n की जगह पे 3 हो गया और r क्या हो गया मेरा 5, मतलब y1 y2 y3 y4 और y5। तो मुझे बताओ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो क्या कभी भी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मैप हो सकते हैं क्या? क्योंकि इसका कोडोमेन तो फिक्स है, y1 y2 y3 y4 y5। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ये हो गया कोडोमेन। और रेंज क्या हो गया इसका, y1 y2 y4, ठीक है। अरे कोई भी 3 ही एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैप होगा ना, मैक्सिमम कोई भी 3 ही एलिमेंट मैप हो सकता है, तो कभी भी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकती है। कब? जब r n से बड़ा होगा। इसीलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो गए मेरे, 0 हो गए। जब r n के बराबर होगा तो ये फॉर्मूला, r लेस देन n के बराबर होगा तो ये, लेकिन जब r ग्रेटर देन n होगा तो 0 होंगे। ये 0 समझ में आया क्यों है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, देखो इनटू फंक्शंस में भी देखो फंक्शंस या तो ऑन टू हो सकता है या तो इनटू हो सकता है, यही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होगा। जो भी हम फंक्शंस बनाएंगे या तो फंक्शन ऑन टू हो सकता है या तो इनटू हो सकता है, क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं और जो इनटू नहीं होते वो ऑन टू होते हैं। तो इन दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है हमारे r की पावर n, हमें चाहिए इनटू फंक्शंस, तो हम r की पावर n में से मैं क्या करूँगा, ऑन टू फंक्शंस को माइनस कर दूंगा, जैसे कि हमने 1 to 1 और मैनी टू 1 में किया था।
तो अगर आप आर की पावर एन में ऑन टू फंक्शंस को माइनस कर दोगे तो आपके इनटू फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, आप इसमें से माइनस कर आर की पावर एन में से ये टर्म माइनस करोगे ना तो यही आएगा। आप करके देखना, ठीक है, और यहाँ पे भी यही आएगा। ओके, तो आप ये चीज़ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन यहाँ पे भी होल्ड करती है, वही जो हमने 1-to-1 और मैनी-to-1 में किया था। ठीक है, तो ये हमारे 6 फॉर्मूले थे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं। इसका डायरेक्ट आर और एन की वैल्यू हमें पता होगी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा और सॉल्व करके बता दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आर और एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसीलिए इसकी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा अभी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, ये सुनने में तो सेम जैसा ही लग रहा है कि इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, सुनने में सेम लग रहा है लेकिन होते सेम नहीं है। क्या होते हैं देखते हैं हम। टू फंक्शंस आर said to be equal if the domain of f is equal to domain of g। मतलब दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए। दो फंक्शंस इक्वल कब कहलाते हैं? जब दोनों का डोमेन बराबर होता है। सेकंड में क्या है? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, मतलब दोनों का रेंज भी बराबर होना चाहिए। और तीसरा क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम बोलेंगे कि दोनों फंक्शंस क्या हैं? इक्वल हैं। अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। ओके, अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज हमें एक एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हैं क्या? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हैं क्या? देखो, आपको देखने में तो लग रहा हो कि भैया इसको कट कर दिया तो ये भी एक्स लिखा है, ये भी एक्स लिखा है। ठीक है, लेकिन जब आप डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। लेकिन जब आप डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो। ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं रख सकते ना जी ऑफ एक्स में, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन एफ ऑफ एक्स में ज़ीरो रख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? ऑल रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो। तो क्या दोनों की डोमेन बराबर है क्या? नहीं है। तो मैंने बताया था ना कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे दोनों फंक्शन क्या है? इक्वल है। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, हम लिखेंगे दे आर आइडेंटिकल। समझ में आया आइडेंटिकल और इक्वल का डिफरेंस क्या है? मतलब ये दिख तो सेम जैसे रहा है इसीलिए आइडेंटिकल है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे? जब दोनों की डोमेन भी बराबर होगी, दोनों की रेंज भी बराबर होगी और दोनों बराबर होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखना है, देख लो। देखो, ये दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग ई एक्स। तो वैसे भी देख के लग रहा होगा कि भाई ये तो 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 लॉग ई एक्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम ही दिख रहा है ना, लेकिन ये सेम है नहीं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डोमेन अगर हम निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो।
डोमेन निकालना मैंने सिखाया है। लॉग के अंदर जो रहता है उस वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और जी ऑफ एक्स का अगर मैं डोमेन निकालूंगा, जी ऑफ एक्स का अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो वो क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो क्या दोनों का डोमेन बराबर है क्या, नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। दोनों फंक्शन क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल इसीलिए दिख सेम जैसे रहें लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की डोमेन ही बराबर नहीं है। समझ में आया कि डोमेन, ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राफ ऑफ मैक्स एंड मिन। ठीक है, ग्राफ ऑफ मैक्स एंड मिन ये क्या होता है, मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के दिए होते हैं जिसमें हमें मैक्स और मिन के ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, मतलब मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बना, ये मैक्स का ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसको हम प्लॉट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स को हमको प्लॉट करना आता है। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हमें प्लॉट करना आता है, आता है ना। ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो कहाँ पे करेंगे, 1 पे करेंगे। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप दोनों में 1 वैल्यू डालोगे ना तो x इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स 1 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और y इज इक्वल टू एक्स में भी 1 होता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हमें मैक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें किसका ग्राफ बनाना है, मैक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, बराबर, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में कौन सा ग्राफ बड़ा है, जो ग्राफ ऊपर होगा वही ग्राफ बड़ा होगा ना, जो ग्राफ ऊपर होगा वही बड़ा होगा। तो ये वाला ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ मैक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ बड़ा है, ये वाला ग्राफ बड़ा है। तो मैक्स का ग्राफ ये वाला हो गया। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कौन सा वाला ग्राफ बड़ा है, ये वाला ग्राफ बड़ा है। ठीक है, तो मेरा मैक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, मैक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये फिर ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर फाइनली हम लिखना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरा फाइनल ग्राफ हो जाएगा जो मुझे बोला हुआ है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आया मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
तो मैक्स के ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो भी बड़ा होता है उसको मार्क कर लेते हैं, जैसे मैंने किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, मिनिमम का करके भी बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, 1 और x मॉड x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, 1, तो 1 का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, कांस्टेंट फंक्शन है तो ऐसे ही प्लॉट होगा। और y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, मॉड x माइनस 1 का ऐसे प्लॉट होगा, ऐसे ही होगा ना, माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही होता है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ, है ना। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, यही है ना इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में मैं फंक्शन देखूंगा, तो कौन सा वाला ग्राफ, अब मुझे मिनिमम का बनाना है, तो मैं जो ग्राफ नीचे होगा वो मेरा मिनिमम का होगा। तो इसमें और इसमें नीचे कौन सा ग्राफ है, ये वाला, तो ये मेरा मिनिमम का ग्राफ हो जाएगा। फिर ये जो पॉइंट होगा सिमेट्री से 2 ही होगा, है ना। तो 0 से 2 के बीच में कौन सा वाला ग्राफ नीचे है, ये वाला ग्राफ नीचे है। ठीक है, फिर 2 से इन्फिनिटी में कौन सा ग्राफ नीचे है, ये वाला ग्राफ नीचे है, बराबर। तो मेरा मिनिमम का ग्राफ कैसे बन जाएगा, मेरा मिनिमम का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, जहाँ पे ये 2 है, ये 0 है, बराबर। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, मॉड x माइनस 1, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स 1 और यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स 1, बराबर। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा एफ ऑफ एक्स को, तो कैसे डिफ़ाइन होगा, 1 व्हेन x इज़, या ऐसे ही लिख दूँ क्या, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, 0, ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 व्हेन 0 से x से 2, जब 0 से 2 के बीच में तो यही है ना, और 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, कहीं भी इक्वालिटी लगाओ, यहाँ या यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया। तो समझ में आया कि मिनिमम का ग्राफ कैसे बनाते हैं और मैक्सिमम का कैसे बनाते हैं। सेम ही है, मैक्सिमम में ऊपर ले लेते हैं, जो बड़ा ऊपर वाला होता है मिनिमम में नीचे वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डील करने मिल सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, और एक आखिरी टाइप है हमारा जो बच जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय ग्राफ। मतलब अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए ना, कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, वैल्यू नहीं पूछी जा रही है आपसे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब भी आपसे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए ना, तो आप कोशिश करना ग्राफ से सॉल्व करने का। आप किससे कोशिश करना सॉल्व करने का, ग्राफ से सॉल्व करने का। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल से ही बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, क्या सॉल्यूशन है ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे ना, हम एक दोनों का ग्राफ बना लेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ बना लेंगे, और जितने भी जगह पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, जितने भी जगह पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। जैसे कि देखो ये तो है पाई, पाई मतलब क्या, 3.14 है वैल्यू, ये वैल्यू है अपनी क्या, पाई/2, पाई/2 मतलब 1.57 के अराउंड होती है वैल्यू, बराबर। तो देखो एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो 1.57 पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पे होगा, 1.57 का स्क्वायर पे होगा, और साइन एक्स का वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ होगा।
देखो मैंने क्या किया, मैंने x इक्वल टू 1.7 पुट किया, किस में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट किया, तो मुझे y क्या मिला 1.57 का स्क्वायर, जो कि 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है ना ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, π/2 कॉमा π/2 का स्क्वायर, है ना। तो ये जहाँ पे π/2 ये 1 है साइन एक्स, यहाँ पे ये क्या है 1.57 का स्क्वायर। मैंने ये देखना चाहा कि कहाँ पे जा रहा है वो जो ग्राफ है, और ये ऐसे जाएगा, बराबर। तो हम देख सकते हैं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ हमारा, दोनों ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। और ये कहाँ पे कर रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है हमको। तो हमसे सिर्फ उसने पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इस इक्वेशन के, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 बार दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, 2 हो गए। देखो यहाँ से हमसे क्या सॉल्यूशन है ये नहीं पूछा है, क्योंकि हम ये जो वैल्यू है, चलो ये वैल्यू तो 0 है दिख रही है, x इक्वल टू 0, पर ये वाली वैल्यू हम नहीं निकाल सकते अभी, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है ना, जो सेकंड सॉल्यूशन है अपना, वो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कि x की वैल्यू क्या है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है x की वैल्यू जो 0 से π/2 के बीच में है। ये दिख रहा है ना हमको ग्राफ से, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा ना, तो हम ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कैलकुलस में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसीलिए एक एक टाइप्स के मतलब एप्लीकेशन बताते आ रहा हूँ ग्राफ के आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। ओके, तो ये तो था पहला एप्लीकेशन। देखो दूसरा एप्लीकेशन, एक और मतलब एप्लीकेशन क्या है, एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 3 to the base x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, ऐसा दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, और हमसे पूछा है सेम क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ओके, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलोगे कि इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना आता नहीं, आता है क्या आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना? देखो हम इसको ना ऐसा लिख सकते हैं, हम रफली ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लॉग की प्रॉपर्टी है, हमें पता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम y इज इक्वल टू 1/log 3x का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ तो बहुत इजी है, तो लीनियर ग्राफ है ना। तो देखो ये ग्राफ कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया tan x के भी ग्राफ में बताया था मैंने कि हम क्या करते हैं, sin x बाय cos x लेते हैं, और cos x का जहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है वहाँ पे एसिम्प्टोट बना देते हैं, डॉटेड लाइन बनाते थे। तो ये जो डिनोमिनेटर है जहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 0 होगा, जब log 3x 0 होगा। इसका मतलब जब x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो जब x 1 होगा तो अपना डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो टोटल y है वो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 पे एक डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, खींच दी मैंने, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ बनाने के 3 तरीके जो बताए थे। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, और x इक्वल टू 0 पे क्या हो रही चीज़, ये देख लेते हैं हम। तो x 0 तो हम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि log के अंदर 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो log x 0 तो डाल ही नहीं सकते। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या खेल हो रहा है देखते हैं। x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/∞ जा रही है चीज़,
x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/∞ जा रही है ना, मतलब कहाँ को टेंड कर रही है, ज़ीरो को। कहाँ को टेंड कर रही है, ज़ीरो को। तो x इन्फिनिटी पे ज़ीरो को टेंड कर रही है चीज़, बराबर। उसी तरीके से x जब -∞ जा रहा है, x जब -∞ जा रहा है तो ये चीज़ 1/-∞ 1/-∞ को टेंड कर रही है ना। ओ सॉरी, x तो -∞ जा ही नहीं सकता, सॉरी log x में x -∞ नहीं जा सकता ना। कहाँ तक जा सकता है, x 0 तक जा सकता है, बराबर। तो 0 प्लस पे, हम 0 प्लस पे देखते हैं, x जब 0 प्लस पे जा रहा है, ओके। तो x जब 0 प्लस पे जा रहा है तो log x कहाँ जाता है, -∞ पे। x जब 0 प्लस होता है तो log x -∞ पे होती है log x की वैल्यू, ठीक है। तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे ही टेंड करेगा। कहाँ पे टेंड करेगा, जब x 0 प्लस है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव साइड से 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, इस टाइप से। समझ में आया। आप अब यहाँ पे देखो, अब हमने ये तो देख लिया यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम 1 के आसपास भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। जब x टेंडिंग टू 1 प्लस जा रही है चीज़, 1 प्लस मतलब ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, 1/0 प्लस पे जाएगी, क्योंकि log 1 0 होता है, 1 से थोड़ा बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। कहाँ पे जाएगी, +∞ पे। तो 1 प्लस पे वैल्यू जा रही है +∞ पे, ठीक है। तो अब रैंडमली मैं यहाँ पे तो ग्राफ जोड़ देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब मैं वैल्यू 1 के इस साइड भी देखता हूँ, 1 माइनस पे, तो वैल्यू जा रही है मेरी 0 माइनस। कहाँ पे जा रही है, 1/0 माइनस, मतलब -∞ पे जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। एक रफ ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, रफ ग्राफ बनाया। ये किसका ग्राफ है मेरा, y = 1/log 3x का ग्राफ है, ओके। रफ क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ही मतलब है ना। अब मैं ये वाले इसका ग्राफ बनाता हूँ 2x - 3 का। इसका तो बहुत इजी है, y = 2x - 3 का बनाना बहुत इजी है। x = 0 रखेंगे तो y -3 बराबर, और y = 0 रखेंगे तो x क्या होगा, 3/2। 3/2 मतलब 1 से बड़ा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन है ये कैसी जाएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 और 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए ना, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारा टारगेट क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, और दोनों में जो इंटरसेक्ट कर रहा था, जो पॉइंट, कि जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था उतने हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि उतने वैल्यू पे दोनों की वैल्यू कॉमन है ना। तो समझ में आया कि ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इसको कभी भी ये ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमको आता ही नहीं सॉल्व करना। इसीलिए कभी भी वो आपसे x की वैल्यू पूछेगा ही नहीं, आपसे सिर्फ पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ग्राफ का हेल्प करेंगे, वो लेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी छोटे मोटे टॉपिक थे, जो भी बचे थे, वो भी मैंने ख़त्म कर दिए। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर लेना, जो भी डाउट्स है आप ग्रुप पे पोस्ट करना या मेरे से वैसे डायरेक्टली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन हमारा यहाँ पे आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शंस हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही।